नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी स्थित है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, बताने है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, बताने है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कैरोलस लिनियस को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरोलस लिनियस को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। आप लोग इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि इनमें से किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, सूत्रकणिका भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि रक्त दाब यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, रक्त दाब को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, बताने है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों, बतानी है कि रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइबर नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर, जो दोस्तों इटली की राजधानी है। आप लोग याद रखेंगे रोम इटली की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइबर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? दोस्तों, बतानी है कि सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे औरंगजेब ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे औरंगजेब ने। ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर दोस्तों सिख धर्म के नौवें गुरु थे। आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों, बताने हैं कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे पिटवा लोहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों बताने हैं कि सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट होती है। दोस्तों बताने हैं कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित जो यूनिट होती है कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा अणु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी संभावित यूनिट कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे अणु। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन, यहां पे दोस्तों ब्लैंक्स है, खाली जगह है, बतानी है कि नहीं करता है। मानव शरीर में विटामिन क्या नहीं करता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कार्य शक्ति की आपूर्ति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में विटामिन क्या नहीं करता है, तो आप लोग याद रखेंगे कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। बाकी पाचन में सहायता बिल्कुल करता है, औषधि के उपपाचन में सहायता बिल्कुल करता है और वृद्धि में भी सहायता करता है, लेकिन दोस्तों कार्य शक्ति की आपूर्ति विटामिन नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्लैंक्स में खाली जगह में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्य शक्ति की आपूर्ति मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइनाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों बताने हैं कि राइनाइटिस नामक रोग हमारे शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे नाक को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राइनाइटिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे नाक को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? दोस्तों बताने हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैनसू किस राज्य का एक लोकप्रिय व्यंजन है? दोस्तों बताने हैं कि चैनसू किस राज्य का क्या है, एक लोकप्रिय व्यंजन है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड का। ऑप्शन सी चैनसू किस राज्य का एक लोकप्रिय व्यंजन है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य का एक लोकप्रिय व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, इनका उपनाम है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मटर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। मटर क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी मटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरूनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बताने हैं कि मरूनी किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मरूनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम राज्य का एक लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विजया बैंक और देना बैंक को किस एक बैंक में विलय कर दिया गया। दोस्तों बताने हैं कि विजया बैंक और देना बैंक ये दोनों बैंक को किस एक बैंक में विलय कर दिया गया, यानी कि दोस्तों मर्ज कर दिया गया। यानी कि दोस्तों इन दोनों बैंक को एक बैंक में क्या कर दिया गया, तो मर्ज कर दिया गया। तो आप लोग याद रखेंगे वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विजया बैंक और देना बैंक दोनों बैंकों को किस एक बैंक में विलय कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी कि दोस्तों ये तीनों बैंक अब एक हो चुके हैं, विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों बताने हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नवाब आसूफ उदौला ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इमाम बाड़ा जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग याद रखेंगे नवाब आसूफ उदौला ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण नवाब आसूफ उदौला ने करवाया था 1784 ईस्वी में। यह भी आप लोग याद रखेंगे 1784 ईस्वी में दोस्तों नवाब आसूफ उदौला ने बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करवाया था, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि माचू पिच्चू जो दोस्तों 7 अजूबों में से एक है, आप लोग याद रखेंगे 7 अजूबों में से एक है माचू पिच्चू। बतानी है कि ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा पेरू में। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे पेरू में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं को गोली कहाँ मारी थी। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी में से एक चंद्रशेखर आजाद जी, आप सभी को पता होगा कि इन्होंने दोस्तों स्वयं को गोली मारी थी, यानी कि खुद से दोस्तों मौत को गले लगाया था। तो बतानी है कि स्वयं को गोली कहाँ मारी थी इन्होंने, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड पार्क जो कि दोस्तों प्रयागराज में है, यहीं पे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को मौत के गले लगाए थे, आप लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड पार्क में। आप लोग याद रखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी ने दोस्तों अपने को गोली मार ली थी। ऑप्शन सी अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ संचित होता है। दोस्तों बताने हैं कि ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ संचित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे यकृत में, यानी कि लीवर में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। ग्लाइकोजन इनमें से कहाँ संचित होता है, संग्रहित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे यकृत में, यानी कि लीवर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने राशि की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों बताने हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितनी राशि की बीमा सहायता प्रदान की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 लाख की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितनी राशि की बीमा सहायता प्रदान की जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 लाख की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करला बौद्ध की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि करला बौद्ध की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। करला बौद्ध की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में करला बौद्ध की गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि इंटरनेशनल ओजोन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है। दोस्तों बतानी है कि चीन को सिक्किम से
कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाथुला दर्रा चीन को सिक्किम से आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्लास वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने दोस्तों एक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो और दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।